नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज चर्चा होगी आपके निवेश पर और खासकर हमारा फोकस रहेगा डेट फंड्स पर। आइए नजर डालते हैं क्या है शो में खास। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, प्रकाश रंजन सिन्हा। हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को तो डिस्कस करेंगे ही। प्रकाश, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और साथ ही सीधे नजर डालते हैं आज के ऑन द शो पर, यानी क्या है खास, कौन से टॉपिक्स को आज हम चुनने वाले हैं। डेट फंड्स को लेकर काफी टैक्स में कंफ्यूजन है, जानेंगे एक्सपर्ट से कि आगे क्या करना है, और साथ ही इनका कैसा असर पड़ा है फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स पर, और किस तरह से एफएमपीज काम करते हैं, और आपके सवालों के जवाब भी होंगे जो अगले सेगमेंट में हम शामिल करेंगे। सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। प्रकाश, जैसा कि मैंने बोला, डेट फंड्स में काफी कंफ्यूजन हो चुका है जब से बजट में जो स्पीच में घोषणाएं हुई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि भी बढ़ी, साथ ही टैक्स भी 10% से जो इंडेक्सेशन का फायदा हुआ करता था वो एक तरह से खत्म हो गया, और फ्लैट 20% के हिसाब से टैक्स यहां पर लगेगा। हालांकि आज ही इस पर एक अपडेट आया है कि सेबी ने भी चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को इस मामले को लेकर, क्योंकि एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा तबका है, म्यूचुअल इंडस्ट्री, इस पूरे कदम से खुश नहीं है, और डेट फंड्स को लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं उससे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में। और ऑलरेडी भी देखा जाए तो प्रकाश, काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एफएमपीज नए लॉन्चेस उन पर रोक लगा दी है। ओवरऑल आप इस पूरे कदम को कैसे देखते हैं, और साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो एक तरह से लागू हो जाएगा इस पूरे अनाउंसमेंट के बाद, उस पर कैसे आगे कदम होगा, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो में? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। देखिए, ये जो अभी जो बजट आया है, पहली चीज़ कि इसमें बिल्कुल आपने सही बोला कि डेट फंड में इनफैक्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने नॉन इक्विटी फंड बोला है। दैट मीन्स कि उसके अंदर उन्होंने गोल्ड और इंटरनेशनल फंड को भी शायद कवर किया है। तो इसकी एक क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है कि ये सिर्फ डेट फंड के लिए है या बाकी और भी नॉन इक्विटी फंड्स के लिए है। और ये जैसा कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म जो पहले हम 1 साल का होता था, 1 साल से ऊपर का, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 3 साल कर दिया है, और टैक्सेशन भी 20% कर दिया है विद इंडेक्सेशन। पहले जो था 10% होता था विदाउट इंडेक्सेशन, वो खत्म हो गया है। इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज था टैक्स आर्बिट्रेज का, वो लगभग खत्म हो गया है, तो वो एक फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गया है, तो एम्फी गया है, सेबी गया है, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कुछ प्रावधान में कुछ बदलाव हो जो कि शायद इंडस्ट्री को हेल्प करे। जैसे कि शायद ये क्लोज एंडेड स्कीम के लिए शायद लागू हो डेट फंड के लिए, या फिर शायद रिटेल इन्वेस्टर्स को शायद इससे बाहर रखा जाए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी 30% है एफएमपी में या क्लोज एंडेड फंड में है। तो ये अगर टैक्स आर्बिट्रेज का अगर एडवांटेज मिलता है तो ये एचएनआईज या कॉर्पोरेट्स को मिलता है, तो ये देखना पड़ेगा अभी। तो ये एक है बिल्कुल समस्या है, और जब तक ये बहुत क्लैरिटी नहीं आती है तब तक तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जो बजट में प्रपोजल आया है वो एज इट इज चल रहा है। जैसा कि देखा गया है प्रकाश, जो हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर यानी 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं उनमें एक खासा लोकप्रिय था एफएमपीज की। अगर हम बात करें डेट फंड्स की, हालांकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स पर देखने को मिला। और जैसा कि हमने अभी आपसे अपडेट भी शेयर किया कि सेबी ने भी एक चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को कि जो भी ये कदम उठाए गए हैं नॉन इक्विटी फंड्स को लेकर, उसको एक तरह से रोल बैक किया जाए, यानी अवधि भी घटाई जाए, और साथ ही जो टैक्स बढ़ा है 10% से सीधे फ्लैट 20%, उसमें भी कुछ बदलाव होने की जरूरत है। हालांकि अभी कुछ उसमें फाइनल आउटकम निकलना अभी समय लगेगा उसमें, क्योंकि इसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि काफी बड़े लेवल पर ये पूरा है जिसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। जहां तक एफएमपीज की हम बात करें और ओवरऑल भी अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री डेट फंड्स को लेकर थोड़ा सा उन्होंने सख्ती बरती इस बजट के अंदर, क्योंकि इक्विटी को एज एन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एसेट बनाने के लिए इस तरह कदम उठाएगा। क्योंकि जहां तक एक तीसरा एसेट क्लास है गोल्ड, उसको लेकर भी कुछ लगातार कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ भी खास रैशनलाइजेशन को लेकर अनाउंसमेंट्स नहीं हुए। जहां तक इक्विटी की बात है, हम हमेशा शो पर भी डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी बेस्ट एसेट क्लास हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि काफी सारा ऐसा सेक्शन है जो डेट फंड्स में भी अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करता है, ऐसे में ओवरऑल जैसे आपने कहा इस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन आपको क्या लगता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है उसको कुछ रोल बैक कर सकते हैं या नहीं? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सा जवाब होगा इसमें कि रोल बैक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें नहीं पता है। बट ये देखिए, एक चीज़ मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये जो बजट है ये ओवरऑल एक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाह रही है कि जो हमारी ग्रोथ एक डिरेल हो चुकी थी वो वापस से आ जाए पटरी पर,
और अगर जैसा कि अभी आपने देखा होगा हाउसिंग सेक्टर को एक उसमें दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दिया जा रहा है फायदा। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर कल को मान लीजिए बैंक्स में अगर डिपॉजिट आते हैं और वो अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वापस म्यूचुअल फंड को हेल्प करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ज्यादातर सेकेंडरी मार्केट के थ्रू फायदा होता है। तो ये चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इवन इस बजट में भी देखें, तो आपको जो 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया है सेक्शन 80C के अंदर, अगर हमारे देश में आप देखिए तो लगभग 3.6 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। अगर मैं मान लूं कि उसमें से 10% लोग भी ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो और 50,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 18,000 करोड़ हम ELSS में देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बजट, मुझे लगता है कि इट्स अ मिक्स। डेट साइड में ऑफ कोर्स कुछ हिट हुआ है जो कि जहां पे आपको HNIs या कॉर्पोरेट्स अफेक्टेड होंगे, लेकिन इक्विटी में मुझे लगता है इसका फायदा होगा। एंड जब तक ये पूरा फाइनल नहीं आ जाता है या जो हमारी रिप्रेजेंटेशन गई है इस पे कुछ आउटकम नहीं होता है, तब तक हमें वी हैव टू कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। दिस इज व्हाट आई कैन से। श्योरली इस पर डिसीजन तो लिया जा चुका है, लेकिन उस पर विचार जरूर हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, FMPs का 30% टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों के में काफी लोकप्रिय थे, और जैसे कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट, पहले डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट वो ले पाते थे, यानी एक ही वित्त वर्ष में वो अपना टैक्स इस तरह से एडजस्ट करते थे कि उनको स्लैब से कम टैक्स देना होता था। लेकिन ऑलरेडी जो निवेशित हैं डेट फंड्स में और FMPs में, उनको आप क्या सलाह देंगे? और साथ ही जो और कैटेगरीज हैं डेट फंड्स की, चाहे वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, इनकम फंड्स हैं, उस पर क्या आपको लगता है उस पर भी कुछ असर होगा? देखिए, अगर ये जो बजट में जो प्रावधान आए हैं, अगर ये एज इट इज रहता है तो निश्चित तौर पे जो जिन लोगों ने 1 साल 2 साल का समझकर FMP में डाला था तो उनको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक इसका वो एडवांटेज लेते थे वो इंडेक्सेशन का, तो वो तो अभी एक फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने FMP विड्रॉ भी कर लिया है, कुछ ने बंद भी कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली जो चीज़ है वो शायद ना हो। तो क्योंकि जो लोग ने इन्वेस्ट किया है ये सोच के कि 2 साल लॉन्ग टर्म का फायदा उठाने के लिए, शायद उनको कुछ रियायत मिले। मेरा अपना ये मानना है। चलिए, तो यानी जो भी डिसीजन है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो भी हमारे एक्सपर्ट ने बताया आपको, और जो ऑलरेडी निवेशित हैं उनको अब क्या करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो आपके सवालों के जवाब लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कैसे अपने सवाल आपको भेजने, यानी अगले शो में अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपका सवाल लें तो आप अपना सवाल लिखकर सेव लिखकर उसे स्पेस देकर 57575 पर भेज सकते हैं। साथ ही हमारा ईमेल ID नोट करें, moneyguru@zmedia.slgroup.com। जल्द लौट के आते हैं और फिर आपके सवालों के जवाब लेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड्स पर, कैसे आप आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाना होगा, साथ ही SIP के जरिए किस तरह आप रिटर्न कमा सकते हैं लंबी अवधि में। हमारे साथ प्रकाश रंजन सिन्हा है, नर्चर इंडिया कंसल्टेंट्स के डायरेक्टर। प्रकाश, अब कुछ और दर्शकों से बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तरुण है फोन लाइन पर। नमस्कार तरुण, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि मैं जानना चाह रहा था कि जैसे इसमें म्यूचुअल फंड्स के पास जो शेयर्स होते हैं लिए हुए जी, उसमें जो है डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका फायदा वो अपने यूनिट होल्डर्स को कैसे देते हैं? कैसे पहुंचाते हैं आप जरा बताएंगे तरुण? आपने ऑलरेडी किसी फंड में निवेश किया हुआ है या नहीं? मैंने बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में निवेश किया हुआ है। ठीक है, और क्या आपने उसमें डिविडेंड ऑप्शन चुना हुआ है? जी हाँ, मैंने डिविडेंड ऑप्शन भी चुना हुआ है। ठीक है, आपने जैसे बताया 1 लाख रुपए आपने एक मुश्त इसमें निवेश किए हुए, और ओवरऑल आप प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि किस तरह से डिविडेंड्स कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, AMCs की जहां तक बात करें। प्रकाश, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है काफी इंटरेस्टिंग भी है, और बाकी भी व्यूअर्स जो इस वक्त शो को देख रहे हैं उनको आप किस तरह से सिंपल शब्दों में समझाएंगे कि डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और साथ ही इस बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो बढ़ा है, क्या उससे कुछ इम्पैक्ट ओवरऑल इस प्रोसेस पे पड़ेगा, या फिर ओवरऑल कैसे आप इसको समझाएंगे? देखिए, पहले तो हम ये आपको समझा दें कि हम जो NAV जिसको हम देखते हैं तो उसके अंदर 2-3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपको मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन होता है जो इन्वेस्टमेंट का होता है। दूसरी चीज होती है जो भी हम उसके अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं, जो कि आइदर हमने जो सेल रिपर्चेज किया इन्वेस्टमेंट को तो वो हमने प्रॉफिट बुक किया। इसके अलावा होता है जिस कंपनी में हमने निवेश किया है
तो उसकी डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम हमको मिलता है। उसके अलावा क्या होता है, आपकी वैल्यूएशन गेन होती है। तो अगर म्यूचुअल फंड ने किसी भी स्कीम के अंदर अगर डिविडेंड देना है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है उसी में से दे सकता है, यानी कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट रियलाइज किया जा चुका है आइदर थ्रू डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, या फिर जो हमने रियलाइज कैपिटल गेन किया है ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, उसी में से हम कर सकते हैं। नोशनल गेन, जो वैल्यूएशन गेन होती है, उसको कंसीडर कभी नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कल को नोशनल लॉस भी हो सकता है। तो और दूसरी चीज, अगर नोशनल गेन है, मान लीजिए वैल्यूएशन गेन है पोर्टफोलियो में, तो उसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन अगर एक वैल्यूएशन लॉस है तो उसको जरूर अकाउंट फॉर करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि डिविडेंड कैसे दी जाती है। डिविडेंड हमेशा आपको फेस वैल्यू पे दी जाती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं दी जाती है। और डिविडेंड रेट इज सेम फॉर हर इन्वेस्टर, चाहे वो 100 यूनिट ले रखा हो या 1000 यूनिट ले रखा हो। तो डिविडेंड का ये चीज है। जहां तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात है, डेट फंड के अंदर इंडिविजुअल के लिए 25% प्लस सेस प्लस ये है आपको, और जबकि आप अगर इसमें इक्विटी स्कीम में देखिए तो डिविडेंड इज टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इक्विटी में लोगों को फायदा होगा डिविडेंड का। और जहां तक डेट में है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, ये 25% प्लस सेस प्लस सरचार्ज है जी। तो चलिए, और साथ ही आपने जो फंड बताया था बिरला सन लाइफ, वो काफी अच्छा वेल परफॉर्मिंग फंड है। लार्ज कैप शेयरों में इस वक्त तेजी भी देखने को मिल रही है। बिरला सन लाइफ का जो फंड आपने लिया है, पिछले 1 साल में करीब करीब उसने 40% का रिटर्न शो किया है। और जाहिर सी बात है, जो ज्यादा यूनिट्स अगर आप होल्ड करते हैं तो ज्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा, लेकिन रेट सभी के लिए सेम रहेगा। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ राहुल है फोन लाइन पर। नमस्कार राहुल, गुड इवनिंग। बताइए कहाँ पर आपने निवेश किया हुआ है? हेलो मैडम। हाँ नमस्कार राहुल, बताइए आप कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये मैंने ये कई म्यूचुअल फंड में मतलब लगभग 1,40,000 महीने के आसपास में इन्वेस्ट करता हूँ जी। और मैं इसमें और 1,50,000 रुपये बढ़ाना चाहता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड के नाम लेता हूँ, क्या इतना बढ़ाऊँ या कोई इसमें कम करूँ या कुछ नहीं है? राहुल, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास आया था, अगर आप अपनी अवधि भी बता सकें, आपने जो इतने सारे फंड्स बताए हैं ये 10 साल तक मुझे कोई चाहिए नहीं। ठीक है, और ऑलरेडी आप 3 साल से निवेश इसमें कर रहे हैं? कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, ठीक है। और आपने अपनी उम्र कितनी बताई राहुल? 53। ठीक है, चलिए, आपने काफी समय पहले से ही निवेश करना शुरू किया ताकि रिटायरमेंट तक आपका कॉर्पस बन जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा और अर्ली एज में अगर आप शुरुआत करते शायद आपको और बेहतर रिटर्न सकता था। पर फिलहाल आपके पोर्टफोलियो पर क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट प्रकाश से जानते हैं। प्रकाश, इनका पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं इस वक्त, HDFC के काफी सारे फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, टैक्स सेवर भी है उसमें, टॉप 200 भी है, इसके अलावा इक्विटी फंड भी इन्होंने लिया हुआ है और काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट का है, यानी कि जो अमाउंट है काफी बड़ा है। लेकिन समय रिटायरमेंट को अगर देखें तो इनके पास नियर अबाउट 6 ईयर्स और हैं रिटायरमेंट को लेकर। ऐसे में अभी और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इतना ज्यादा रिस्क लेना ठीक रहेगा इनके लिए? पहले तो इनकी चॉइस ऑफ फंड सारे अच्छी हैं, इसमें बहुत अच्छा फंड इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। दूसरी जो इन्होंने बोला कि वो 1.5 लाख रुपया और पर मंथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं इनको 2 चीज़ बोलूँगा कि एक, इनको जो देखना पड़ेगा कि इनको, चूंकि ये ऑलरेडी 54 ईयर्स के हैं, तो इनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, पहली बात वो। दूसरी चीज़, इनका रिटायरमेंट का कब का समय पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तीसरी चीज़, हमें जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी, सेफ्टी और ग्रोथ, तीनों चीज को एक साथ में देखना पड़ेगा। तो अगर 10 साल के लिए अगर ये इन्वेस्ट करते हैं जो उनका है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा सोच है, क्योंकि ये अगर मैं दोनों फंड को टोटल करके देखता हूं, जो लगभग 2.9 लाख आएगा पर मंथ, ये 10 करोड़ से ऊपर का इनको एक कॉर्पस देगा 10 साल में। जहां तक ये सवाल है कि इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि आज हम आप देख लीजिए कि वी लिव अप टू 80-85 ईयर्स, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 60 साल के आ गए तो हम सारा हम डेट में इन्वेस्ट कर दें। हमारी अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी अपनी जो इनकम लेवल है, जो अर्निंग लेवल है और हमारी जो एक्सपेंस है, उसको देख के ये देखना पड़ेगा। अगर उस पोजीशन पे ये कंफर्टेबल है तो ये मेरे ख्याल से जाएं, अदरवाइज ये अपनी जो भी एक्सपेंसेस है उसको नजर में रखते हुए उतना पोर्शन जरूर सेफ्टी और लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए उस तरह का इन्वेस्टमेंट करें। चलिए, यानी बैलेंस फंड में ये कर सकते हैं, 1-2 बैलेंस फंड ये सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि डेट का देगा इनको।
बिल्कुल, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर लग रहा है, लेकिन जैसे हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं आने वाले समय में भी, तो आप अपना लार्ज कैप का एक्सपोजर रखें, लेकिन थोड़ा बैलेंस अगर आपको करना है पोर्टफोलियो, तो कुछ बैलेंस फंड्स हैं जैसे SBI और ICICI बैलेंस, उनको आप शामिल कर सकते हैं। कुछ MIPs भी आपको प्रकाश ने सजेस्ट किए हैं, बिरला सन लाइफ के MIP आप जरूर चेक कर सकते हैं। साथ ही बिरला सन लाइफ के कुछ और फंड्स हैं, टॉप 200 लॉन्ग टर्म एडवांटेज, इन्हें आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। एक बार फिर से बता दें क्या तरीका है सवालों को भेजने का। आप हमें ईमेल कर सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com, या फिर आप हमें SMS करें, सेव लिखें, स्पेस देकर अपना सवाल 57575 पर भेज दें। जल्द लौट के आते हैं कुछ और सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड्स पर, यानी आपके निवेश को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जान रहे हैं हम प्रकाश रंजन सिन्हा हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए शुरू, अब कुछ और सवालों को भी हम शामिल कर रहे हैं। कुछ ईमेल्स हैं जिन्हें हमने शामिल किया है। रोहित गर्ग का सवाल है, उसको आइए स्क्रीन पर चेक करते हैं। रोहित म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और साथ ही एक्सपर्ट से आगे के लिए भी राय लेना चाहते हैं। इन्होंने बताया है कि एक पॉलिसी भी इन्होंने मेंशन किया, HDFC एंडाउमेंट सुविधा प्लान, इसमें 20,000 रुपए प्रतिवर्ष ये सालाना प्रीमियम देते हैं। साथ ही इनका एक और फंड है ICICI फोकस ब्लू चिप, इसमें करीब 3,500 रुपए की SIP कर रहे हैं। ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो पे जाना चाहते हैं किस तरह से आगे बढ़े। इस पॉलिसी में इन्होंने बताया कि 7 साल इनको पहले ही हो चुके हैं, शिफ्ट करके क्या म्यूचुअल फंड्स में आ जाए, ये एक सही कदम होगा। पहले इनकी पॉलिसी पर डिस्कस करते हैं। इन्होंने जो पॉलिसी बताई है HDFC की एंडाउमेंट सुविधा, ये यूलिप प्लान है आई थिंक प्रकाश, तो किस तरह से इनको आगे बढ़ना चाहिए। 7 ईयर्स ऑलरेडी इनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में अगर ये शिफ्ट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर अगर लॉन्ग रन में देखें यूलिप्स में बेहतर रिटर्न मिल पाएंगे म्यूचुअल फंड से? नहीं, ये प्रोडक्ट इनके दोनों अच्छे हैं। जो HDFC एंडोमेंट सुविधा अच्छा है और ये दूसरा वाला प्रू ICICI का भी अच्छा फंड है। मैं इनको एक जो मेन बात कहना चाहूँगा, पहली चीज़ की ये जो पॉलिसी है एंडोमेंट प्लान है, इट्स यूलिप प्लान है जो कि एक प्रोटेक्शन प्लान है। और इसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जब शुरू में जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपका जो प्रीमियम अलोकेशन है वो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे पहले साल में इन्होंने अगर 100 रुपया प्रीमियम दिया होगा तो 70 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए गया है, सेकेंड ईयर में वो 85 रुपया गया है, और थर्ड ईयर में जाके वो 100 रुपया गया है, और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड आपका वो नॉर्मल हुआ है। तो ये जो पहले का आपने जो ज़्यादा चार्जेस दिया है, इसको आप तभी रिकवर कर सकते हैं जब आप लंबे अवधि पे आप रहेंगे आप इन्वेस्टमेंट, वरना उसका आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। जहां तक फंड की परफॉर्मेंस है, अगेन इसके अंदर भी वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, जहां पे आप कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए डेट में और कितना इक्विटी में होना चाहिए, ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में जब भी घुस रहे हो तो आपका प्रोपोर्शन ज्यादातर इक्विटी में होना चाहिए, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी 10 साल और 20 साल की होगी। तो मेरा अगर मानना है कि ये अग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जहां पे इक्विटी में इनका ज्यादा एलोकेशन होगा, तो ये जो इनिशियल चार्जेस इन्होंने जो ज्यादा दिए हैं उसको ये रिकवर कर पाएंगे और इनको रिटर्न भी अच्छा होगा जी। तो ये मैं इनको सजेस्ट करूंगा, अगर इन्होंने ये एसेट एलोकेशन ढंग से नहीं किया है तो वो वाला पार्ट जरूर देख लें। दूसरा जो फंड है प्रू ICICI का, वो बहुत अच्छा फंड है, क्योंकि ये BSE के जो टॉप 100-200 स्टॉक्स हैं उसमें से टॉप 20 कॉर्पोरेट्स में वो सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक अच्छा फंड है और बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लगभग वो 40% से ज्यादा का 1 साल का रिटर्न है। तो ये दोनों फंड अच्छा है, मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू करें उसमें। ठीक है, तो ICICI में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 साल में 38% का रिटर्न फंड ने शो किया। अगले दर्शक है निखिल, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार निखिल, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, बताइए निखिल। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम कि विच टाइप ऑफ यूलिप प्लान और विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान कैन आई स्टार्ट? आई एम अ बिगिनर इन दिस बिजनेस. I have never invested in these kind of business. But you have invested in PPF, I think, जैसा आपने मेल में लिखा था। LIC का प्लान आपके पास, एक टर्म प्लान आपने लिया और PPF में भी आपका टर्म प्लान लिया मैंने, और PPF में पिछले 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड कि आप PPF आपने शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन ये भी एक अच्छी शुरुआत आप करना चाह रहे हैं। प्रकाश, इनको आप क्विकली अगर बता सके, 5,000 रुपए ये SIP में डालना चाह रहे हैं, किस तरह से शुरुआत करें? 35 ईयर्स इनकी एज है। देखिए, अगर ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो जो सबसे अच्छा होता है वो आप लार्ज कैप से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप में एक आप प्रूवन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है
और आपको उसमें रिटर्न जो होता है कंसिस्टेंटली आपको अच्छा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो मेरा सुझाव ये होगा कि ये कोई भी लार्ज कैप या लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से स्टार्ट करें। तो अगर ये 5,000 रुपया अगर पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल के लिए भी अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है 15% के CAGR पे इनको कम से कम 31 लाख रुपया मिल जाएगा। और अगर यही चीज अगर वो 20 साल के लिए करते हैं तो लगभग ये 66 लाख इनको मिलेगा। जहां तक इन्होंने टर्म प्लान लिया है वो बहुत अच्छा किया है। मैं बोलूंगा यूलिप से बेटर टर्म प्लान होता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी प्रीमियम कम लगता है। और दूसरा, इन्होंने PPF में इन्वेस्ट किया है। यहां पे मैं इनको एक बता दूं, चूंकि अभी इस करंट बजट में अब आपको ALSS में या PPF में आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आपके सामने ये चॉइस है, या तो आप टॉप अप कर लीजिए और 50,000 और आप PPF में कर सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने हो सकता है 50,000 आप ELSS में इन्वेस्ट कीजिए, और चूंकि आपको इक्विटी का फायदा आप ले सकते हैं। तो ये दोनों चॉइस आपके सामने है। HDFC इक्विटी, बिरला सन लाइफ एडवांटेज और साथ ही बिरला सन लाइफ का टॉप 100 प्लान कुछ सजेशंस आपको दिए हैं। लॉन्ग रन में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, यानी कि सर्टन तो नहीं है, लेकिन फिर आप पेशेंस रखें तो SIP के जरिए आप अच्छी रकम कमा पाएंगे। 20 साल में करीब 60 लाख से ऊपर की रकम अगर आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ निवेश करें तो ये होगा। चलिए, फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और फिलहाल मनी गुरु से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।